लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 9 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज। तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाता है, फिर चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए, एज ऑलवेज पहले मैं आपको इस चैप्टर का समरी दूंगी और फिर लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी हमें क्या बता रहा है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। एक समय की कहानी जब भारत में नए नए राज्य और सम्राट उभर रहे थे। कहीं समुद्रगुप्त की विजय गाथा थी तो कहीं हर्षवर्धन का शांतिमय राज, और दक्षिण में हो रहे थे पल्लव और चालुक्य के बीच कठिन युद्ध। तो चलिए आज चलते हैं एक और जबरदस्त इतिहास यात्रा पर। सबसे पहले समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का एक शक्तिशाली सम्राट। कौन था समुद्रगुप्त? उन्होंने प्रयाग प्रहस्ती लिखवाई, एक ऐसा शिलालेख जिसमें उनकी विजयों की गाथा थी। यह प्रहस्ती लिखी थी उनके कवि हरिसेन ने एक कविता के रूप में। इसमें क्या लिखवाया था समुद्रगुप्त ने अपने बारे में? इसमें उन्होंने लिखवाया था उत्तर भारत के राजाओं को उन्होंने कैसे जीता, दक्षिण के राजाओं को शरण में कैसे दिया और राजाओं को टैक्स देने पर मजबूर भी किया। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एक साथ जोड़कर गुप्त साम्राज्य को बहुत मजबूत बनाया। अब बात करते हैं एक और महान राजा की, हर्षवर्धन की। वो थे पुष्याभूति वंश के राजा, जिन्हें उनके भाई की मौत के बाद राजगद्दी मिली। हर्ष का समय था एक ज्ञान, कला और साहित्य का युग। उन्होंने खुद अपनी कहानी लिखी, हर्षचरित, जिसे लिखा उनके कवि बाण भट्ट ने। इसमें बताया गया कि हर्ष प्रजा के लिए दयालु थे। उन्होंने महाबोधि विहारों को दान दिया, धन दिया और राज्यों में शांति और न्याय का विकास भी किया। अब चलते हैं दक्षिण भारत में। यहाँ थे दो बड़े राजा, दो बड़े राज्य, पल्लव जिसका कैपिटल कांची था और चालुक्य जिसका कैपिटल था बादामी। दोनों के बीच चलता था सट्टा और सीमा का संघर्ष। अरे रे, ये वो वाला सट्टा नहीं है, ये सत्ता है, सत्ता। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन ने शानदार मंदिर और कलाकृत्य बनवाई। चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी रोका था। दक्षिण भारत भी कला, युद्ध और राजनीति का एक महान केंद्र बन गया था। अब चलिए, ये तो मैंने आपको बताया समरी, जितना मुझे आता था। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या बता रही है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ये लो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। मैंने आपको बता दिया है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रस्ती कहते हैं। ये भी बताया मैंने आपको। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। ये नहीं बताया था मैंने। तो अब प्रस्ती का अर्थ क्या होता है? यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि तुमने चैप्टर 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रस्तियां के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रस्ती। समुद्रगुप्त की प्रस्ती हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रस्ती में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। चलिए देखते हैं। ये अंश हमें यहाँ बताया गया, उनकी प्रस्ती में से एक स्टैंजा उठा के हमें बताया गया, एक पैराग्राफ बताया गया। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो ये उनकी प्रस्ती में लिखी गई एक लाइन है जो उन्होंने लिखवाया था। ठीक है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रस्ती के प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं, उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ ही राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय बांग्ला, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। मानचित्र 7, ये है मानचित्र 7। इसमें जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है,
किस कलर से किस चीज को दर्शाया गया है ये यहाँ आपको बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, अधिकांश प्रस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रस्ती भी समुद्रगुप्त के पितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छविगण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व कैसे बढ़ता चला गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में तुम्हें जानकारी चैप्टर 10 में मिलेगी। ठीक है, अब है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेत सांग, जिनके बारे में तुमने चैप्टर 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु होने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को जो भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो अब हम पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रस्ती से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर पे पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज मिला था। ठीक है, अब देखते हैं। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तट इलाकों से अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्य अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम क्लास 7 में पढ़ोगे। ये जो राज थे, इनका प्रशासन कैसे चलता था? ये जो राज के बारे में तुमने अभी देखा, ये सबका प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजा ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संदेह विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलित अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थनों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। ये थी इनकी प्रशासन व्यवस्था, इन राज्यों की प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, अब एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे।
इन सेनानायकों को कई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह का व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्रामक सभा के होने की बात की गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। ये सभाओं के बारे में है, दक्षिण राज्य की सभाएं कैसे काम की, क्या की, ये सब है। अब उस जमाने के आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों द्वारा मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के प्रसिद्ध है। इन नाटक की एक रोचक बात यह है कि राजा का अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था, तो वो लिखे थे कालिदास ने। और ये किस पे आधारित कहानी थी, तो दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी थी। ठीक है, इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभा को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपनों को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सचिव चित्रण किया गया है। वो चित्रण क्या है, वो ये येलो बॉक्स में आपको दिया गया है, आप पढ़ लेना क्या चित्रण उन्होंने किया है। ठीक है, और यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर 9, नए साम्राज्य और राज। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट में बताना, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और सब्सक्राइब करके ही जाना। सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं कल क्लास 6 का लास्ट चैप्टर 10 में। कल खत्म हो जाएगा हमारी क्लास 6 का हिस्ट्री, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री। तो फिर मिलते हैं कल नए वीडियो नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।